राम राम सारियानो। आज हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था का चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, जो कि हैं लोक नीति एवं नागरिक अधिकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको आरएस से रिलेटेड ही सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। सुशासन 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 का अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जो पारदर्शी, जवाबदेही, सहभागी और विधि के शासन पर आधारित हो। यह एक जन केंद्रित शासन व्यवस्था है जो नागरिकों के प्रति संवेदनशील होकर समावेशी विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। विशेष तथ्य: भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन के प्रमुख स्तंभ: संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सुशासन के 8 प्रमुख कारक। पहला, सहभागिता: निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरा, विधि का शासन: कानून का शासन, एक निष्पक्ष कानूनी ढांचा जो बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकारों की रक्षा करता है। सुशासन के लिए रूपरेखा: समता और समावेशी, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, सर्वसम्मति उन्मुख दृष्टिकोण, पारदर्शिता, सहभागिता, प्रभावशीलता एवं दक्षता। विधि का शासन: तीसरा, पारदर्शिता, सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह और निर्णय प्रक्रिया का सार्वजनिक होना, उदाहरण सूचना का अधिकार आरटीआई। चौथा, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, सरकारी संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपने निर्णयों एवं कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही होना। पाँच, संवेदनशीलता, नागरिकों की समस्याओं, जरूरतों और शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान करना। छठा, सर्वसम्मति उन्मुख, समाज के विभिन्न हितों के बीच व्यापक सहमति बनाकर सामूहिक भलाई के लिए निर्णय लेना। सातवां, समता और समावेशिता, समाज के सभी वर्गों जैसे महिलाएं, निर्धन, अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य धारा में समान अवसर प्रदान करना। आठवां, प्रभावशीलता और दक्षता, उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए जन कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। नेक्स्ट, राजस्थान में सुशासन, ऐतिहासिक एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य। ऐतिहासिक एवं पारंपरिक पृष्ठभूमि: रियासती काल: प्राचीन और मध्यकालीन समय में शासक ही स्थानीय प्रशासन का सर्वोच्च केंद्र होता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश संधियों के बाद शासन व्यवस्था में कुछ औपचारिक और विधिक सुधारों का सूत्रपात हुआ। प्रजामंडल आंदोलन: स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न रियासतों में चले रहे प्रजामंडल आंदोलनों ने उत्तरदायी शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग की, जिसने आधुनिक सुशासन की आधारशिला रखी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: 1959, राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जिसने नागौर से पंचायती राज व्यवस्था लागू कर शासन की शक्तियों को जमीनी स्तर, ग्राम स्तर तक पहुंचाया। नेक्स्ट, आधुनिक सुशासन एवं ई गवर्नेंस पहल: वर्तमान में राजस्थान सरकार तकनीक और जनसेवा के माध्यम से सुशासन को सुदृढ़ कर रही है। जनसंपर्क एवं सेवा वितरण, प्रशासन गांवों के संघ और प्रशासन शहरों के संघ जैसे अभियानों के माध्यम से मौकों पर ही शिकायतों का निपटान। डिजिटल पारदर्शिता, ई मित्रा और जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सूचनाओं को सार्वजनिक कर बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना। कठोर अनुपालन, भ्रष्टाचार, खनन और भूमाफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कानून का शासन स्थापित करना। अन्य महत्वपूर्ण पहल: भामाशाह योजना 2014 और सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स के माध्यम से प्रशासनिक प्रदर्शन का मापन। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। यह अधिनियम राजस्थान के नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यकुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। राजस्थान में यह कानून 14 नवंबर 2011 से प्रभावी हुआ। भारत में इस प्रकार का लोक सेवा गारंटी कानून लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था, जहां इसे 18 अगस्त 2010 को लागू किया गया था। मुख्य प्रावधान एवं कार्यप्रणाली: सेवाओं का विस्तृत दायरा: प्रारंभ में इस अधिनियम के अंतर्गत 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी, लेकिन निरंतर संशोधनों के बाद वर्तमान में इसमें 27 विभागों की 287 सेवाएं स्थानीय स्वशासन की 11 सेवाओं सहित सम्मिलित हैं। आरएस 2013 में पूछा गया है।
आवेदन एवं रसीद प्रक्रिया। नागरिक द्वारा संबंधित कर्मचारी को आवेदन देने पर उसे एक रसीद अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। समय सीमा का उल्लेख। प्राप्त रसीद में सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। अधिकारी का निर्णय। संबंधित अधिकारी को निर्धारित अवधि के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करानी होगी या आवेदन को नामंजूर करना होगा। कारण बताने की अनिवार्यता। आवेदन निरस्त करने की स्थिति में अधिकारी को आवेदक को सेवा प्रदान न करने या विलंब होने का ठोस कारण बताना होगा। अपीलीय संरचना एवं दंड विधान। यदि सेवा प्रदान करने में अनावश्यक विलंब होता है या आवेदन को अनुचित रूप से निरस्त किया जाता है तो आवेदक को पदानुक्रमित रूप से अपील करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। अपीलीय संरचना। स्तर। अपील की समय सीमा, निस्तारण की अवधि, अधिकारों की शक्तियाँ एवं प्रावधान। स्तर। प्रथम अपील की समय सीमा। आवेदन निरस्त होने या समय सीमा समाप्त होने के 30 दिन के भीतर। निस्तारण की अवधि 21 दिन के भीतर शिकायत का निस्तारण अनिवार्य है। अधिकारी की शक्तियाँ एवं प्रावधान। पदानुक्रम में संबंधित विभाग का निर्धारित उच्च अधिकारी। स्तर। द्वितीय अपील। अपील की समय सीमा। प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध 60 दिन के भीतर। निस्तारण की अवधि। मामले की गहन जांच और अर्थ दंड आरोपित करना। अधिकारी की शक्तियाँ एवं प्रावधान। इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट। दंड एवं शास्ति। पेनल्टीज। विलंब हेतु अर्थ दंड। यदि सेवा प्रदान करने में आवश्यक विलंब होता है तो दोषी कर्मचारी पर 250 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा दंड। द्वितीय अपील अधिकारी जांच के पश्चात 500 से 5,000 रुपये तक का अर्थ दंड आरोपित कर सकता है। अधिनियम का महत्व। विधिक अधिकार। इस कानून के माध्यम से आमजन को निर्धारित समय सीमा में लोक सेवा प्राप्त करने का एक मजबूत कानूनी हक प्राप्त हुआ है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही। इसके लागू होने से लोक सेवकों में भ्रष्टाचार की कमी आई है और प्रशासन में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। त्वरित समाधान। जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु नागरिकों को एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हुआ है। कार्यकुशलता। यह कानून सरकारी मशीनरी में प्रतिबद्धता, समयबद्धता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। सीमाएं एवं चुनौतियां। विभागीय पूर्वाग्रह। वर्तमान व्यवस्था में अपील की सुनवाई उसी विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा की जाती है जिससे निष्पक्ष न्याय मिलने में बाधा आती है और पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। सीमित दायरा। राज्य के सभी विभागों के बजाय अभी भी केवल 27 विभाग ही इस अधिनियम के दायरे में शामिल हैं, जो इसकी व्यापकता को सीमित करता है। जागरूकता का अभाव। आम जनता में इस कानून के प्रावधानों के प्रति जानकारी की भारी कमी है और सरकार द्वारा भी इसके प्रसार के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रशासनिक जटिलता। यह कि प्रकृति के कार्यों के लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग सेवा मानक होना नागरिकों के लिए शंका और भ्रम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट। सुझाव। स्वतंत्र आयोग की स्थापना। अपीलों की पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग या प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान। सूचना, शिक्षा और संचार IEC गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्तर पर जनता एवं कर्मचारियों में इस कानून के प्रति सकारात्मक इच्छा शक्ति और जागरूकता का संचार किया जाए। नेक्स्ट। नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो किसी संगठन की सेवाओं के मानक, गुणवत्ता, समयबद्धता और शिकायत निवारण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसका मूल उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर एक नागरिक केंद्रित मॉडल को बढ़ावा देना है। यह संगठन और नागरिक के बीच एक नैतिक समझौते की तरह कार्य करता है जो सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुंच सुनिश्चित करता है। यह ऐतिहासिक रूप से मैग्ना कार्टा के सिद्धांतों से प्रेरित है जो नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता पर बल देता है। नेक्स्ट। मुख्य सिद्धांत। प्रिंसिपल्स RS 2021 और 2024 में पूछा गया है। पहला, गुणवत्ता क्वालिटीज। सेवाओं के स्तर में निरंतर सुधार करना।
दूसरा, मानक स्टैंडर्ड्स सेवाओं की प्राप्ति हेतु एक निश्चित समय सीमा तय करना। तीसरा, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी कार्यप्रणालियों और नियमों की जानकारी को सुलभ बनाना। चौथा, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी बनाना। पांचवा, विकल्प चॉइस जहाँ संभव हो नागरिकों को सेवाओं के चयन का अवसर देना। छठा, मूल्य वैल्यू करदाताओं की पूंजी का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना। ऐतिहासिक विकास क्रम विश्व स्तर पर नागरिक चार्टर की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। भारत में इसकी भूमिका कॉमन कॉज नामक एनजीओ और उसके संचालक एस.डी. शोरी के आंदोलनों से बनी। वर्ष 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद इसे प्रभावी रूप से अपनाया गया। प्रथम प्रयास केंद्र सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने 1997 में इसे सर्वप्रथम जारी किया। राजस्थान की स्थिति राजस्थान में 1998 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा 1999 में राजस्व मंडल द्वारा इसे लागू किया गया। नेक्स्ट, आवश्यकता एवं महत्व बेनिफिट्स नागरिक सशक्तिकरण जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यों में निश्चित समय सीमा होने से रिश्वतखोरी की संभावना कम होती है। दक्षता सरकारी विभागों के कार्य निष्पादन में सुधार और प्रशासन को नागरिकों के अनुकूल बनाना। समय की बचत सूचनाओं की स्पष्ट उपलब्धता से नागरिकों के समय और ऊर्जा की बचत होती है। चुनौतियां चैलेंजेस खराब डिजाइन चार्टर अक्सर जटिल होते हैं जिससे सामान्य नागरिक उन्हें समझ नहीं पाते। जागरूकता की कमी एक बड़ा वर्ग अभी भी अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है। प्रतिबद्धता का अभाव कर्मचारियों में नागरिक सेवा के प्रति उत्साह की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट, लोक नीति सरकार द्वारा जनहित में विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु निर्मित कानूनों नियमों निर्णयों और कार्यों की एक लक्ष्य उन्मुखी एवं सुसंगत प्रणाली है। यह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा की गई एक सचेत कार्यवाही है। नेक्स्ट, प्रमुख विचारकों की परिभाषाएं थॉमस डाई सरकार जो कुछ भी करने या न करने का निर्णय लेती है वही लोक नीति है। डेविड ईस्टन लोक नीति संपूर्ण समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। एन.जे. डेवी लोक नीति का सीधा संबंध लोगों और उनकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से है। हाइडन हेमर लोक नीति इस बात का अध्ययन है कि सरकारें कैसे क्यों और कितनी प्रभावी रूप से विशिष्ट कार्यवाहियों या क्रियाओं का अनुशीलन करती हैं। भारत में लोक नीति का विकास क्रम पहले प्राचीन काल वेदों धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति के अनुसार राजा सामाजिक व्यवस्था न्याय और कराधान हेतु नियम बनाते थे। यहाँ शासन धर्म नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से निर्देशित था। दूसरा, औपनिवेशिक काल ब्रिटिश शासन इस काल में नीतियाँ मुख्य रूप से समाजवादी हितों की रक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने और अधिकतम राजस्व संग्रह पर केंद्रित थी। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1991 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। नीतियों का मुख्य केंद्र नियोजित विकास गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता पंचवर्षीय योजनाएं था। चौथा, उदारीकरण के बाद 1991 वर्तमान वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में नीतियों में व्यापक बदलाव आया। अब सरकार की भूमिका एक नियंत्रक से बदलकर एक सुविधादाता फैसिलिटेटर की हो गई है। लोक नीति का वर्गीकरण पहला, विषय वस्तु के आधार पर राजनीति एवं सुरक्षा प्रतिरक्षा नीति विदेश नीति आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन। दूसरा, आर्थिक मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति और व्यापारिक नियमन। सामाजिक जनसंख्या नीति महिला सशक्तिकरण शिक्षा और स्वास्थ्य। दूसरा, तकनीकी उद्देश्यों के आधार पर तात्विक नीतियाँ सब्सटेंसिव पॉलिसीज ये समाज के व्यापक हिस्से से संबंधित होती हैं जैसे प्रदूषण नियंत्रण कानून व्यवस्था और रोजगार प्रबंधन। वितरणकारी नीतियाँ डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज विशिष्ट समूहों को लाभ पहुंचाने हेतु जैसे समेकित बाल विकास ICDS मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और पोषाहार कार्यक्रम। नेक्स्ट, लोक नीति की मुख्य विशेषताएं उद्देश्यपूर्ण लोक नीति
यादृच्छिक रैंडम नहीं होती, बल्कि यह किसी विशेष समस्या के समाधान या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनाई जाती हैं। विधि सम्मत इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है और नागरिकों के लिए इसका पालन करना बाध्यकारी होता है। गतिशील समय, बदलती परिस्थितियों और जनता की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें निरंतर संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। जन कल्याणकारी इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक विकास, न्याय और नागरिकों के सर्वांगीण कल्याण को बढ़ावा देना है। सकारात्मक एवं नकारात्मक ये सरकार द्वारा कुछ विशेष करने सकारात्मक या कुछ कार्यों को न करने रोकने नकारात्मक का निर्णय हो सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस डिजिटल गवर्नेंस का अर्थ नागरिकों को पारदर्शी, कुशल, समावेशी और जवाबदेही सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी IT का उपयोग करना है। यह डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI के माध्यम से शासन को सुलभ बनाता है। भारत में इसे मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती द्वारा संचालित किया जाता है। राज्य में इसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग DOIT&C डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। डिजिटल गवर्नेंस के परिवर्तनकारी मॉडल प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिजिटल गवर्नेंस को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। G2C सरकार से गवर्नमेंट टू सिटीजन सरकार से नागरिक, जैसे ई-मित्रा ऑनलाइन प्रमाण पत्र। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस सरकार से व्यवसाय, जैसे GST पोर्टल, उद्योग आधार। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सरकार से सरकार, जैसे राजकाज, ई ऑफिस, स्मार्ट सिटी, डेटा शेयरिंग। G2E सरकार से गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट सरकार से कर्मचारी, जैसे पे मैनेजर, ई सर्विस बुक। नेक्स्ट, भारत में डिजिटल गवर्नेंस का इतिहास। पहला 1970 का दशक इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना के साथ नींव पड़ी। दूजो 1978 से 1987 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और NICNET की स्थापना से सरकारी कामकाज का कंप्यूटरीकरण शुरू हुआ। तीजो 2000 का दशक नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान NEGP के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार। चौथा 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत है, जिसने भारत को डिजिटल ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस का क्रमिक विकास। शुरुआती चरण 2002 से 2004 राजस्थान में ई-गवर्नेंस की नींव लोकमित्र और जन कल्याण जैसी परियोजनाओं से पड़ी, जिन्हें बाद में ई-मित्र में समाहित कर दिया गया। अवसंरचना का विकास। राज्य डेटा केंद्र, स्टेट डेटा सेंटर और राजस्वान का निर्माण किया गया ताकि सुरक्षित डेटा स्टोरेज और नेटवर्क सुनिश्चित हो सके। पारदर्शिता का दौर 2019 वर्तमान। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सूचना के अधिकार को डिजिटल रूप देकर भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को न्यूनतम किया गया। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया के 9 मुख्य स्तंभ। पहला ब्रॉडबैंड हाईवे, दूजो मोबाइल कनेक्टिविटी की सार्वभौमिक पहुंच, तीजो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, चौथो ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन सुधार, पांचों ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, छठो सभी के लिए सूचना, तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नेट जीरो आयात, 8 नौकरियों के लिए IT, 9 अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, त्वरित परिणाम वाली योजनाएं। भारत सरकार की प्रमुख डिजिटल पहल श्रेणी। प्रमुख पोर्टल ऐप संक्षिप्त विवरण। श्रेणी पहचान एवं पहुंच के लिए प्रमुख पोर्टल एवं ऐप आधार। संक्षिप्त विवरण डिजिटल पहचान का आधार स्तंभ। श्रेणी एकीकृत सेवाएं प्रमुख पोर्टल और ऐप उमंग ऐप। संक्षिप्त विवरण एक ही स्थान पर 1500 प्लस सरकारी सेवाएं उपलब्ध। श्रेणी दस्तावेज सुरक्षा प्रमुख पोर्टल एवं ऐप डिजी लॉकर। संक्षिप्त विवरण भौतिक कागजों की आवश्यकता खत्म, डिजिटल भंडारण। श्रेणी वित्तीय तकनीक प्रमुख पोर्टल एंड ऐप भीम UPI। संक्षिप्त विवरण डिजिटल भुगतान और सीधे लाभ हस्तांतरण, DBT। श्रेणी एकीकृत एवं कृषि एवं व्यापार प्रमुख पोर्टल ऐप ई-नाम एंड GEM। संक्षिप्त विवरण ऑनलाइन मंडी और सरकारी खरीद का डिजिटल बाजार। श्रेणी निगरानी प्रमुख पोर्टल एंड ऐप प्रगति। संक्षिप्त विवरण प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी।
नेक्स्ट, राजस्थान की विशिष्ट डिजिटल पहल है, पोर्टल एंड सेवा और मुख्य विशेषता एवं उद्देश्य। पोर्टल एंड सेवा मुख्य विशेषता एवं उद्देश्य। ई मित्र वर्ष 2004 में शुरू, यह वन स्टॉप शॉप समाधान है जो 600 से अधिक सरकारी और निजी सेवाएं, बिजली बिल, प्रमाण पत्र आदि प्रदान करता है। पोर्टल जन सूचना पोर्टल 2019 आरटीआई की धारा 4 सब क्लोज 2 के तहत स्वतः जानकारी प्रदान करने वाला देश का पहला पोर्टल, जहां 115 प्लस विभागों की 330 प्लस योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। राजकाज पोर्टल, राजकाज सरकारी विभागों के लिए पेपरलेस वर्कफ्लो प्रणाली, इसने फाइलों के भौतिक संचालन को समाप्त कर पारदर्शिता बढ़ाई। पोर्टल भामाशाह और जन आधार, मुख्य विशेषता एवं उद्देश्य। महिला सशक्तिकरण और डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एकीकृत पहचान कार्ड, अब इसे जन आधार के रूप में जाना जाता है। पोर्टल आई स्टार्ट राजस्थान, राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एकल खिड़की मंच। पोर्टल संपर्क पोर्टल 181 नागरिकों की शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और निवारण हेतु केंद्रीय प्रणाली। राजनेट राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला मल्टी मॉडल नेटवर्क। नेक्स्ट, विशेषताएं एवं प्रभाव। पारदर्शिता और जवाबदेही, डिजिटल प्रणाली बिचौलियों को खत्म करती हैं, जिससे भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। समावेशी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाकर डिजिटल अंतर को कम किया जा रहा है। नागरिक सशक्तिकरण, जाति आय प्रमाण पत्र, लाइसेंस और आयुष्मान भारत आभा जैसी स्वास्थ्य सेवाओं अब घर बैठे उपलब्ध हैं। कागज रहित शासन, डिजी लॉकर और राजकाज जैसी प्रणालियों से पर्यावरण संरक्षण और समय की बचत सुनिश्चित हुई है। तकनीकी शब्दावली, राज वॉल्ट, डिजिटल दस्तावेजों के लिए राज्य का अपना सुरक्षित भंडारण डिजी लॉकर। राज जीआईएस, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से संपत्तियों और समाधानों की मैपिंग। सिंगल साइन ऑन एसएसओ आईडी, सभी सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए नागरिकों और कर्मचारियों हेतु एकमात्र डिजिटल पहचान। नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण केवल वित्तीय लेखा जोखा की जांच नहीं है, बल्कि यह शासन के लोकतांत्रिकरण का एक उपकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी रिसाव लीकेज के पहुँचे। विधिक एवं साविधिक आभार। महात्मा गांधी नरेगा मनरेगा, इस अधिनियम की धारा 17 सब क्लॉज 2 के तहत ग्राम सभा द्वारा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अन्य योजनाएं, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP और 15वें वित्त आयोग के कार्यों का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण का इतिहास। वैश्विक एवं राष्ट्रीय संदर्भ। मूल ओरिजिन, वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत 1988 में स्वीडन में नौकरशाही के अध्ययन के साथ हुई। भारत में प्रथम प्रयास औपचारिक रूप से 1979 में टिस्को जमशेदपुर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जन आंदोलन MKSS 1990 के दशक में राजस्थान के मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने जन सुनवाई के माध्यम से इसे एक सशक्त आंदोलन के रूप में विकसित किया। नेक्स्ट, राजस्थान में विकास सक्रियता। 2001 के बाद सूखा राहत कार्यों में सार्वजनिक धन के उपयोग की निगरानी हेतु इसे अपनाया गया। संस्थागत ढांचा। वर्तमान में राजस्थान में SSAAT सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी नामक स्वतंत्र इकाई कार्यरत है, जिसकी स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण के विशिष्ट कार्य प्रणाली। राजस्थान ने सामाजिक अंकेक्षण को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करने में देश का नेतृत्व किया है। कार्य प्रणाली के मुख्य चरण। रिकॉर्ड की उपलब्धता। ऑडिट शुरू होने से पहले ग्राम पंचायत को सभी कार्य संबंधी दस्तावेज जैसे मस्ट रोल, बिल, वाउचर, तकनीकी स्वीकृति SSAAT सोशल ऑडिट सोसाइटी को सौंपने होते हैं। नेक्स्ट, घर घर जाकर सत्यापन, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। ऑडिट टीम लाभार्थियों के घर घर जाकर यह पुष्टि करती हैं कि क्या उन्हें वास्तव में मजदूरी या लाभ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट,
भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन टीम कार्यस्थल पर जाकर निर्माण की गुणवत्ता क्वालिटी और माप की जांच करती है ताकि कागजी कार्य और वास्तविक स्थिति के अंतर को पकड़ा जा सके। एग्जिट कॉन्फ्रेंस ग्राम सभा से पहले ऑडिट टीम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रारंभिक निष्कर्षों पर चर्चा करती हैं ताकि तथ्यों की पुष्टि हो सके। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियां और नवाचार। जवाबदेही कानून का संघर्ष। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जवाबदेही कानून अकाउंटेबिलिटी लॉ की मांग को लेकर जवाबदेही यात्रा निकाली, जिसका आधार सामाजिक अंकेक्षण ही है। स्वतंत्र बजट। राजस्थान में SSAAT को एक स्वतंत्र बजट आवंटित किया जाता है जिससे ऑडिट प्रक्रिया पर प्रशासनिक दबाव कम होता है। IT का उपयोग। राज्य में सोशल ऑडिट की रिपोर्ट को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है जिससे डेटा की हेराफेरी की संभावना न्यूनतम हो जाती है। नेक्स्ट, सामाजिक ऑडिट संरचना। सोशल ऑडिट स्ट्रक्चर। पहले, स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट इकाई SAU यह राज्य स्तर पर काम करती हैं जो क्रियान्वयन एजेंसियों से स्वतंत्र होती हैं। दूसरा, सामाजिक ऑडिट टीम। सोशल ऑडिट टीम स्थानीय जागरूक नागरिक स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य और जॉब कार्ड धारक इसमें शामिल होते हैं। आमतौर पर 40 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के 10वीं पास प्राथमिकता। तीसरा, ग्राम सभा जन सुनवाई। अंतिम चरण जहां सामाजिक ऑडिट टीम के निष्कर्षों पर पंचायत के सामने सार्वजनिक बहस और चर्चा होती है। नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण के मार्ग में प्रमुख चुनौतियां। पहले, प्रतिशोध का डर। कई बार ग्रामीण और स्वयंसेवक प्रभावशाली स्थानीय नेताओं या सरपंचों के विरुद्ध बोलने से डरते हैं जिससे ऑडिट की निष्पक्षता प्रभावित होती है। दूसरा, दस्तावेजों का अभाव। पंचायतों द्वारा समय पर रिकॉर्ड उपलब्ध न कराना एक बड़ी समस्या है जो ऑडिट प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब पैदा करती है। तीसरा, कार्यवाही में कमी। ऑडिट में पकड़ी गई अनियमितताओं पर वसूली, रिकवरी और कानूनी कार्यवाही की दर तुलनात्मक रूप से कम है जिससे दोषियों में कानून का डर कम होता है। चौथा, प्रशिक्षण की कमी। ग्राम स्तरीय ऑडिट टीम के सदस्यों के पास अक्सर तकनीकी ज्ञान जैसे इंजीनियरिंग माप का अभाव होता है जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सही जांच नहीं हो पाती। सुझाव। विधिक संरक्षण। सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों को विधिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे बिना किसी भय के कार्य कर सकें। जन आधारित डेटा। सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को सीधे जन सूचना पोर्टल और SSO ID के माध्यम से नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। स्वतंत्र ट्रिब्यूनल। ऑडिट में पाए गए भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जानी चाहिए ताकि मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके। नागरिक रिपोर्ट कार्ड। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सोशल ऑडिट स्कोर कार्ड जारी किया जाना चाहिए जो वहाँ के सुशासन के स्तर को दर्शाए। नेक्स्ट, शिकायत निवारण तंत्र। यह नागरिकों, ग्राहकों या कर्मचारियों की सेवा वितरण और नीतियों से संबंधित समस्याओं को दर्ज करने, उनकी जांच करने और एक निश्चित समय सीमा में निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने का एक औपचारिक प्रशासनिक ढांचा है। नेक्स्ट, राजस्थान की विशिष्ट पहल। सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2012 को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना, प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना, निर्धारित समय में शिकायत का निस्तारण न होने पर अपील का अधिकार प्रदान करना। विशेष तथ्य। राजस्थान इस प्रकार का कानून लाने वाले देश के अग्रणी राज्यों में से एक है जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का पूरक कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट, शिकायत निवारण प्रक्रिया के प्रमुख चरण। फर्स्ट, शिकायत दर्ज कराना। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल, लिखित दस्तावेज, लिखित आवेदन या हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करता है। दूसरा, पावती रिसिप्ट। शिकायत दर्ज होते ही एक विशिष्ट ट्रैकिंग नंबर ID दिया जाता है ताकि नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति जान सके। तीसरा, जांच और सत्यापन। नियुक्त अधिकारी मामले की गहराई से जांच कर साक्ष्य एकत्र करता है और तथ्यों की पुष्टि करता है। चौथा, समाधान और प्रतिक्रिया। जांच के आधार पर निर्धारित नीति के अनुसार कार्रवाई की जाती है और नागरिक को सूचित किया जाता है। पांचवा, एस्केलेशन। यदि नागरिक समाधान से संतुष्ट नहीं है तो मामला उच्च अधिकारी या अपीलीय
प्राधिकरण को भेजा जाता है। छठों, अनुवर्ती कार्रवाई एवं समापन। समाधान के प्रभावी क्रियान्वयन की पुष्टि के बाद मामले को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रमुख शिकायत निवारण तंत्र। राजस्थान ने तकनीक और जमीनी प्रशासन के समन्वय से एक मजबूत तंत्र विकसित किया है। राजस्थान संपर्क पोर्टल और ऐप एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच जहां से किसी भी विभाग की शिकायत दर्ज की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181। आमजन इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से सीधे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। ई मित्र केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित इन केंद्रों के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा है। नियमित जनसुनवाई ब्लॉक और जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से समस्याओं को सुनने की व्यवस्था है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन विशिष्ट रूप से उपभोक्ता संबंधी विवादों के समाधान हेतु। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रमुख शिकायत निवारण तंत्र। राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित प्रणालियाँ कार्यरत हैं। CPGRAMS केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली। यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी एक एकल ऑनलाइन प्रणाली है। लोक शिकायत निर्देशालय DPC यह कैबिनेट सचिवालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है और जटिल शिकायतों का समाधान करता है। PMO शिकायत पोर्टल नागरिकों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचाने का मंच प्रदान करता है। विशिष्ट हेल्पलाइन उपभोक्ता मामलों के लिए NCH 1915 और आधार संबंधी समस्याओं के लिए UIDAI 1947 जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, महत्व एवं लाभ। जवाबदेही प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। भ्रष्टाचार पर रोक, बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और पारदर्शिता बढ़ती है। नागरिक सशक्तिकरण, आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु एक विधिक मंच प्राप्त होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर यू ऑल।